मित्रों, नरेंद्र मोदी साहब का जो हार्डलाइनर फैन बेस है उनको अंधभक्त बोला जाता है। कुछ लोग उनको गोबर भक्त भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके लिए अंधभक्त का वर्ड इस्तेमाल होता है। अब किसी ने मुझे अंधभक्तों के हवाले से व्हाट्सएप पे कुछ दिन पहले ये मीम भेजा था कि अंधभक्तों की हालत 90s की मूवीज़ की हीरोइन जैसी है। उसका बाप स्मगलर है, ये उसको छोड़ के पूरी दुनिया को पता होता है। यानी कि 90s में जो मूवीज़ होती थी कुछ इस तरह की होती थी, हीरोइन बेचारी को पता नहीं होता था कि अब्बा क्या काम करता है, बाकी सारी दुनिया को पता होता था। अब ये जो मीम है वैसे तो इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स को जाहिर कर रहा है कि वहाँ पर जो करप्शन और वहाँ पर जो माफिया राज इंडिया के अंदर चल रहा है, जिसकी सरपरस्त अलीजिडली बीजेपी है। तो ये अंधभक्तों के अलावा पूरी दुनिया जानती है, पूरा इंडिया जानता है, ये कहने की कोशिश की गई है। लेकिन ये मीम असल में इंडिया के डिफेंस सेक्टर पर भी अप्लाई होता है। इंडिया की डिफेंस की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं ये सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स को पता है कि चाइनीज़ के मुकाबले में ये बहुत ही इन्फीरियर किस्म की फोर्स हैं, और इवन पाकिस्तान भी इनके मुकाबले में इक्वल फोर्स है, ये सारी दुनिया के एक्सपर्ट्स मानते हैं। लेकिन अंधभक्तों के नज़र में वो की बहुत बड़ी सुपर पावर है, शायद अमेरिका से भी बड़ी, और बाकी जो है चाइनीज़ और पाकिस्तानी, ये कोई भूटान से भी छोटे लेवल का कोई मुल्क है जिसकी कोई प्रॉपर आर्मी भी नहीं है। एक ऐसा ही डिल्यूजन से भरपूर, खुशफहमी से भरपूर एक आर्टिकल हिंदुत्व के गोबर भक्त ने आज बिजनेस वर्ल्ड के अंदर लिखा है। इनका नाम है जी राकेश कृष्णन सिम्हा साहब। अब जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा कि अंधभक्तों के लिए ज़्यादातर यही वर्ड इस्तेमाल होता है, AB अंधभक्त, लेकिन जो टॉप लेवल के अंधभक्त हैं ना उनको गोबर भक्त भी कहा जाता है, इसलिए मैं इनको गोबर भक्त बोल रहा हूँ। इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर फ्यूचर का रास्ता दिखाने की कोशिश की है हिंदुत्व की सरकार को कि हमने पाकिस्तान और चाइना वाला जो ख़तरा है, टू फ्रंट वॉर का ख़तरा जो है, उसको कैसे डील करना है, कैसे निपटना है। इस पे उन्होंने अपनी जहानत के दरिया बहा दिए इस आर्टिकल के अंदर। मैं पढ़ता गया और मुझे अफसोस भी हुआ और यकीन करें हैरत भी हुई कि बिजनेस वर्ल्ड एक अच्छा इदारा है, उसके अंदर इस तरह की खुराफात उन्होंने कैसे छापी हैं। इतना ज़्यादा इसमें हकीकत से दूर और हॉलीवुड की फिल्मी कहानियाँ इन्होंने लिखी हुई हैं कि आप पढ़ेंगे तो आपको अफसोस होगा। अच्छा, कैसे चाइना और पाकिस्तान को इंडिया को डील करना चाहिए, इस पे वो कहते हैं कि इंडियाज टू फ्रंट वॉर डॉक्ट्राइन सुनिएगा, इसका सोल्यूशन देखिए क्या दे रहा है। क्रशिंग पाकिस्तान, कंटेनिंग चाइना, ये है जी स्ट्रेटजी। क्रश कर दो पाकिस्तान को और कंटेन करो चाइना को। पाकिस्तान के लिए वो कहते हैं भाई साहब, लॉन्च रैपिड मल्टी प्रोन्ड ऑफेंसिव टू सीज 60 to 80 किलोमीटर ऑफ टेरिटरी, pressuring Pakistan into a quick surrender without invoking fears of a 1971 style breakup. This avoids provoking an early nuclear response unless Pakistan chooses escalation. 60-70 किलोमीटर का इलाका कब्जा करिए और फिर उनको सरेंडर के लिए मजबूर करिए। वो पैनिक में आ जाएंगे, सरेंडर कर देंगे और न्यूक्लियर भी नहीं चलेगा। चाइना के हिसाब से मोदी सरकार को वो आइडिया देते हुए कह रहे हैं कि एब्जॉर्व द इनिशियल चाइनीज ऑफेंसिव, चाइना की तरफ से शुरू में जो आपके ऊपर हमले होंगे उसको एब्जॉर्ब कीजिए। देन सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय PLA एसेट्स इन तिब्बत, एयरफील्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रूप कंसंट्रेशंस विदाउट एस्केलेटिंग टू अटैक्स ऑन चाइनीज कोर टेरिटरी। इंडियाज माउंटेन डिविजन्स मस्ट फॉर्म एन अनब्रीचेबल बैरियर दैट ग्रेंड्स डाउन चाइनीज फोर्सेस। अब बंदा पूछे इससे कि इनिशियल ऑफेंसिव के बाद क्या समझता है ये कि चाइनीज चुप करके बैठे हुए होंगे, आइए और हमारे ऊपर हमले कीजिए, तिब्बत के ऊपर चुप करके बैठे हुए होंगे? आप उठने के काबिल होंगे? चाइना की इनिशियल अटैक के बाद आप उठने के काबिल होंगे? ना आपका कम्युनिकेशन का सिस्टम बचेगा, ना आपकी एयरफोर्स की असासे बचेंगे, ना आपकी आर्मी के एसेट्स बचेंगे, ना आपकी नेवी के एसेट्स बचेंगे। तो इनिशियल ऑफेंसिव को एब्जॉर्ब करने के बाद बचेगा क्या कि आप उठेंगे उनके खिलाफ? क्या करेंगे आप? कैसे रेस्पॉन्स करेंगे भाई जब कुछ बचेगा ही नहीं इनिशियल ऑफेंसिव के बाद? सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय तिब्बत, और पूरी की पूरी टेरिटरी उनकी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दो हिस्सों में बांट के रखा हुआ है अपने मुल्क को कि ये तिब्बत है, इसके ऊपर हमला होगा तो कम रिस्पांस करेंगे, उधर होगा मेनलैंड में तो ज़्यादा रिस्पांस करेंगे। ऐसा तो नहीं है, ऐसी तो कोई डॉक्ट्राइन नहीं है चाइना की। फिर वो कहते हैं, अब न्यूक्लियर पे आ गया भाई साहब, न्यूक्लियर की बोंगी सुनिए इसकी। इफ वॉर स्टार्ट्स द इंडियन आर्मी कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी एम्स मल्टीपल blitzkrieg strikes across the border
to capture bite-sized chunks of territory 30 किलोमीटर deep. This will put the Indian Army in Lahore and Sialkot. पुराना एक इनका ख्वाब रहा है कि लाहौर और सियालकोट में जाकर तो नाश्ता करना है और दोपहर का खाना वहाँ पर जाकर खाना है। पुराना राइट फ्रॉम 1960s। पहली जब लड़ाइयाँ हुई थी 60s के अंदर, तब भी यही ऑब्जेक्टिव था कि नाश्ता करेंगे लाहौर के अंदर। लेकिन हुआ क्या, नतीजा क्या निकला? जान बची सो लाखों पायल लौट के बुद्धू घर को आए, भागना पड़ा था वहां से। बहरहाल वो कह रहे हैं कि लाहौर और सियालकोट पे कब्जा करिए। द पाकिस्तान आर्मी द पंजाबी heartland within 72 to 96 hours if Pakistan uses its battlefield nuclear weapons on the advancing Indian armored formations. It is faced with two existential problems. One, by using nuclear weapons on its own territory, it will make these regions a wasteland for decades. India may lose a couple of divisions, but 150 million Pakistanis of Punjab and Sindh will be drinking radioactive water for the remainder of their lives, unlike Japan which rebuilt Hiroshima, blah blah blah. Now यहाँ पर भी एक सवाल बनता है इससे पूछना कि कपल ऑफ डिवीजन फौज से आप क्या लाहौर और सियालकोट जीतने निकलेंगे? कपल ऑफ डिवीजन आर्मी, क्या उससे आप ये लाहौर लेंगे और सियालकोट लेंगे? इतनी सी फौज पे इतनी सी फौज आपकी आएगी और लाहौर और सियालकोट ले जाएगी? मतलब सामने से क्या कोई मट्टी के पुतले खड़े हुए होंगे या सामने से कोई बलून होंगे जैसे बर्थडे के अंदर होते आएंगे, फोड़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे? डू यू रियली थिंक सो? कपल ऑफ डिवीजन आपकी फौज जो है वो लाहौर और सियालकोट लेकर देगी आपको? पहली बात तो इसके लिए आपको असल में बहुत बड़ी तादाद में फौज चाहिए होगी। ये जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन वो ऐसी नहीं, ये शायद खुद भी नहीं समझता, राइटर जो है खुद भी नहीं समझता ये कोल्ड स्टार्ट क्या है। कोल्ड स्टार्ट के अंदर बहुत बड़ी तादाद में फौज ने मूव होना है। इसकी इत्तला के लिए, इसकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए थोड़ा सा इसको बता दूं राइटर को। इंडियन फौज की जो डिवीजन होती है ना, उसमें 3 से 4 ब्रिगेड्स होती हैं, 3 से 4 ब्रिगेड्स, और एक डिवीजन के अंदर इंडिया की फौज में कम से कम 10 से 15 हजार सोल्जर्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये अज्यूम कर रहा है कि इंडिया के 20 से 30 हजार फौजी जो हैं वो लाहौर और सियालकोट जैसे बड़े शहरों पे कब्जा कर लेंगे। ओनली 20 to 30,000। और दूसरा इन्होंने बात की कि पाकिस्तान कैसे अपनी टेरिटरी के अंदर ये न्यूक्लियर वेपन्स चलाएगा। तो इन न्यूक्लियर वेपन्स का जो डिस्ट्रक्शन का एरिया होता है वो होता ही छोटा सा है, वो 60 किलोमीटर के अंदर अंदर डिस्ट्रक्शन होती है उसकी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता ये। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान जब इसको यूज करेगा तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए यूज करेगा, इसी जगह पर नहीं यूज करेगा जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस करना पड़ेगा। इंडियाज डॉक्ट्राइन ऑफ अश्योर्ड रिटालिएशन, हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला होगा तो फिर हम भी इनके ऊपर करेंगे। अकॉर्डिंग टू डिफेंस एनालिस्ट मनप्रीत सेठी, अनएक्सेप्टेबल डैमेज फॉर पाकिस्तान वुड कंस्टिट्यूट नो मोर देन 4 or 520 किलोटन न्यूक्लियर वेपन्स ऑन 5-6 मेजर सिटीज। 5-6 बड़े शहरों के ऊपर कर देंगे। फिर ये देखें सजेस्ट कर रहा है कहाँ पे आपने मारना है, ये सजेस्ट कर रहा है बेसिकली पाकिस्तान और एटलीस्ट पाकिस्तानी पंजाब वुड सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर दैट। ये दिमाग देखिए इसका, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे जी ये बॉलीवुड की स्टोरी की तरह लिख रहे हैं, इंडिया मस्ट अवॉइड टारगेटिंग बलोचिस्तान, द पठान एरियाज एंड सिंध एक्सेप्ट कराची विच इज़ नाउ अ नॉन सिंधी सिटी to show Pakistan's minorities that its conflict is with the Pakistan army, not with Pakistani citizens। कौन सी माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं भाई? माइनॉरिटी का क्या मतलब होता है? ये सारे के सारे मुसलमान हैं, इधर माइनॉरिटी किधर है? जिनको ये माइनॉरिटीज़ बोल रहा है ये माइनॉरिटीज़ नहीं है असल में। और फिर वो कह रहा है कि इंडिया के पास जो है न्यूक्लियर जो आर्सेनल है इंडिया का वो 180 वार हेड्स है, प्लस एडिशनल फिसाइल मटेरियल टू प्रोड्यूस 2600 वार हेड्स। इट शुड बी इनफ ऑफ अ डिटरेंट टू द चाइनीज नॉट टू रिस्क बीजिंग एंड शंघाई टू सेव इस्लामाबाद एंड कराची। यानी बीजिंग वालों को कहेंगे नहीं आइएगा बीच में, वरना फिर शंघाई और इनको भी आपको जो बीजिंग है उसको भी हम न्यूक कर देंगे। अच्छा, शंघाई और वहाँ तक पहुँचना तो बात की बात है ना। पहले तो ये सोचना चाहिए कि उधर जो 172 न्यूक्स पड़े हुए हैं वो किसके लिए हैं? पाकिस्तानियों के पास, और वो भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ। डोंट फॉरगेट पाकिस्तान हैज़ गॉट द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ये भी एक सोचने की बात है कि अगर आप पहले भी उनके ऊपर न्यूक्लियर हमला कर दें खुदा न खास्ता और वो उनको बिल्कुल आप फ्लैट कर दें, इवन देन दे हैव गॉट द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। उनकी न्यूक्लियर सबमरीन्स फिरती रहती हैं पानियों के अंदर, यू डोंट नो कि कहाँ हैं वो, वहां से हमला कर सकते हैं। और इसके अलावा भी ऑप्शन है उनके पास। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी पाकिस्तान की ठीक ठाक किस्म की है। तो वहां से जो 170-172 न्यूक्स हैं
वो जब आके पढ़ेंगे तो आपने लिखा है ना उन्होंने कि पंजाब विल सीज टू एग्जिस्ट, तो यहाँ पर तो इंडिया विल सीज टू एग्जिस्ट पूरा का पूरा। भाई पिछले दिनों तो वो हनीफ अब्बासी जो पाकिस्तान का मिनिस्टर है उसने बयान दिया है कि हमारे 130 जो न्यूक्स हैं वो रेडी होते हैं, हमेशा इंडिया की तरफ फेस करके खड़े हुए होते हैं, ये उन्होंने बयान दिया है। बेसिकली दिस इज डिल्यूजन। इस सारे के सारे आर्टिकल या ओपिनियन या बोंगियाँ जो भी था ये, इसके अंदर एक चीज़ तो साफ तौर पर नज़र आई कि राइटर साहब जो है वो इंडिया की सिर्फ कैपेबिलिटीज़ को जानता है, पाकिस्तानियों की कैपेबिलिटीज़ को नहीं जानता, और चाइनीज़ को तो बिल्कुल नहीं जानता। बिल्कुल उनके अगेंस्ट तो इंडिया की न्यूक्लियर भी काम नहीं आएंगे, चलें और बात करें, नहीं काम आएंगे। सो ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट दी कैपेबिलिटीज ऑफ पाकिस्तानीज और चाइनीज। ये ऐसे ही बस अंदर घुसना चाहिए, 70 किलोमीटर पे कब्जा करना चाहिए, सरेंडर कराना चाहिए, फिर कराची को न्यूक कर दो, पंजाब को न्यूक कर दो, चाइना को तिब्बत पे तमाम का तमाम एरिया तबाह। ओ भाई ये इंडिया है, इंडिया, ये कोई अमेरिका से भी बड़ी सुपर पावर नहीं है कोई, ये इंडिया है, इट्स अ मीडियम पावर। इस रियलिटी को अगर आप समझ के तज्जिया देंगे तभी जाकर आप कुछ बेहतर लिखने की पोजीशन में होंगे।